बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम में जो एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जा सकते हैं उनको सॉल्व करने के लिए किन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ये चैप्टर नंबर 12 का लास्ट वाला टॉपिक है, लेकिन इसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में क्या होता है कि हमारे पास ये कैपेसिटर है और इसके साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टर लगा हुआ है और इसके साथ एक बैटरी वोल्टेज का सोर्स है जिसके वोल्टेज V0 है। यहाँ पर ये स्विच लगाया गया है। जब स्विच ओपन होता है तो उस वक्त कोई करंट फ्लो नहीं करता और इस पर जो चार्ज स्टोर है वो भी ज़ीरो है। एट स्टार्ट चार्ज मैंने ज़ीरो लिख दिया, स्टोर चार्ज। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुज़रता जाएगा इसके ऊपर जो चार्ज स्टोर है वो बढ़ता जाएगा। तो मैंने लिखा टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा स्टोर्ड चार्ज बढ़ता जाएगा और करंट कम होता जाएगा। यहाँ पे ये कोई मिसकंसेप्शन नहीं होनी चाहिए कि चार्ज बढ़ रहा है करंट कम हो रहा है। देखिए ये वो चार्ज है जो प्लेटों पर स्टोर होना है और करंट में वो चार्ज आता है जो चार्ज फ्लो होना है। तो चार्ज ये जो है ये स्टोर होने वाला चार्ज है और यहाँ पर जो चार्ज होता है वो फ्लो होने वाला है। तो स्टार्ट में जब हम देखते हैं टाइम कम होता है और उसके बाद टाइम गुज़रता जाता है और प्लेटों पर जो चार्ज स्टोर है वो बढ़ता जाता है और करंट कम होता जाता है। आपको पता है जब ये प्लेटें खाली होंगी उस वक्त इस पर कोई चार्ज नहीं होगा तो आने वाले चार्ज को रिपेल नहीं किया जाएगा। स्टार्ट में रिपल्जन कम होती है, जब रिपल्जन कम होती है तो चार्ज बड़ा फास्टली इस पर आता है, तो इसलिए स्टार्ट में करंट ज़्यादा होता है। जैसे जैसे इसके ऊपर चार्ज स्टोर होता जाएगा समझ लें टाइम गुज़रता जाएगा और आने वाले चार्ज को रिपेल किया जाएगा और फ्लो होने वाला चार्ज जो है वो स्लो होता जाएगा, यानी करंट की अमाउंट विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाएगी। इसके बाद टाइम कांस्टेंट आपको पता है वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर पर टोटल चार्ज का या इक्विलिब्रियम चार्ज का 63% चार्ज जमा हो जाता है। उस टाइम को टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ये बराबर होता है यहाँ पे लगे हुए रजिस्टर और यहाँ पे लगे हुए कैपेसिटर के प्रोडक्ट के। यूनिट ऑफ आर ये आप निकाल सकते हैं। आर का यूनिट पुट करें, सी का पुट करें, ये न्यूमेरिकल भी है तो इसका यूनिट वही आएगा जो टाइम का होता है, यानी आर सी का यूनिट सेकंड होता है, टाइम कांस्टेंट का यूनिट सेकंड होता है। अगर हम कैपेसिटर की चार्जिंग के लिए ग्राफ ड्रा करें, ये जो चार्ज उसके ऊपर स्टोर हो रहा है उसके दरमियान और टाइम के दरमियान, तो यहाँ आपको ये ग्राफ मिलेंगे। इसमें आप देखेंगे ये मैंने 3 ग्राफ बनाए हैं 3 डिफरेंट कैपेसिटर्स के लिए। अगर आप फर्स्ट ग्राफ को देखें तो बड़ा तेज़ी से ऊपर जा रहा है, यानी बड़ी तेज़ी से चार्ज जमा हो रहा है। दूसरा ग्राफ देखें ये इतना तेज़ी से ऊपर राइज नहीं कर रहा है। और तीसरा ग्राफ देखें ये सबसे स्लो ग्राफ जो है राइज कर रहा है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो चार्ज इसके ऊपर स्टोर हो रहा है उसके मैंने ग्राफ बनाए। तो यहाँ पर याद रखो ऐसा कैपेसिटर जिसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसका ग्राफ सबसे नीचे बनेगा या वो लेस राइज करेगा, क्योंकि जिसमें टाइम कांस्टेंट कम होगा वो कैपेसिटर थोड़े टाइम में 63% चार्ज हो जाएगा। जिस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है उसको 63% चार्ज करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी जो ग्राफ जितना ऊपर है जिसमें चार्ज जितना ज़्यादा जमा हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, जितना चार्ज रैपिडली उसमें ऐड हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, तो समझ लो कि वहाँ पर टाइम कम लग रहा है। जिसका टाइम कम लग रहा है तो उसका टाइम कांस्टेंट कम है। तो इसमें जो ग्राफ सबसे ऊपर है उसका चार्ज बड़ा तेज़ी से जमा हुआ है। जो चार्ज तेज़ी से जमा हुआ है मतलब जल्दी जमा हुआ है, जो जल्दी जमा हुआ मतलब लेस टाइम लगा है। तो सबसे लेस टाइम लगता है इसको, इसका टाइम कांस्टेंट सबसे कम है, फिर इसका टाइम कांस्टेंट उससे ज़्यादा है, फिर इसका टाइम कांस्टेंट उससे ज़्यादा। तो मैंने लिखा T3 बड़ा है T2 से, T2 बड़ा है T1 से, ये टाइम कांस्टेंट बता दिए। और ये आप ग्राफ देखें तो इनकी स्लोप जो है पॉजिटिव है। जो ग्राफ ऊपर को जाए उसकी स्लोप पॉजिटिव होती है, अगर ग्राफ नीचे का है तो उसकी स्लोप नेगेटिव होती है। तो याद रख लो जब चार्जिंग हो रही है तो तमाम तर जो टाइम और क्यू के दरमियान ग्राफ बनेगा उसकी स्लोप पॉजिटिव होगी और इससे पता चलेगा कि चार्जिंग हो रही है। इसके बाद एक और चीज़ देखिए, मोर राइज, जितना ग्राफ राइज ज़्यादा हो रहा है समझ लो उसका टाइम कांस्टेंट कम है। मोर स्लोप, ग्राफ की जितनी स्लोप ज़्यादा होगी उसका टाइम कांस्टेंट उतना कम होगा। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा स्लोप किसकी है, इस वाले ग्राफ की। अगर इसकी सबसे ज़्यादा स्लोप है मतलब उतना फास्ट चार्ज हो रहा है तो इसका टाइम कांस्टेंट सबसे कम है। इसकी स्लोप सबसे कम है और इसका टाइम कांस्टेंट सबसे ज़्यादा है।
तो ग्राफ देख के आप हिसाब लगा लें, जिस ग्राफ की स्लोप ज़्यादा है उसका टाइम कांस्टेंट कम है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। लेस टाइम कांस्टेंट फास्ट चार्जिंग, हाँ जिसका टाइम कांस्टेंट लेस होगा, टाइम कांस्टेंट लेस का मतलब थोड़े टाइम में जो है वो 63% चार्ज हो रहा है। अगर टाइम कम लग रहा है तो समझ लो चार्जिंग फास्ट है। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, जो ग्राफ आपको शो करे कि उसका टाइम कांस्टेंट कम है या ऐसा कैपेसिटर जिसका टाइम कांस्टेंट कम है, समझ लो वो उतना जल्दी चार्ज हो जाएगा। एक और चीज़ याद रखो कि कैपेसिटर को फुली यानी 100% चार्ज करने के लिए इनफाइनेट टाइम रिक्वायर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग की। डिस्चार्जिंग में क्या होता है कि हमने पूरा कैपेसिटर जो है ये चार्ज कर लिया है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया और इस प्लेट पर जो है वो नेगेटिव चार्ज जमा हो गया, और इस बैटरी के इक्वल इस कैपेसिटर का पोटेंशियल हो जाता है, जिसको हम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कहते हैं। जब आपने डिस्चार्जिंग करवानी है तो चार्ज कम होता जाएगा, जब चार्जिंग होती है चार्ज इस पे जमा होता जाता है, जब डिस्चार्जिंग करवानी है चार्ज कम होता जाता है। तो डिस्चार्जिंग में चार्ज कम होता जाएगा। स्टार्ट में जब टाइम 0 होगा तो कैपेसिटर चूँकि फुली चार्ज है उस पर चार्ज कितना है, Q0, और मैक्सिमम चार्ज होगा। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा चार्ज कम होता जाएगा। तो आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा प्लेटों से चार्ज उतरता जाएगा, ये प्लेटें न्यूट्रलाइज होती जाएंगी, तो मैंने लिखा चार्ज कम होता जाएगा और करंट भी कम होता जाएगा। ये भी चीज़ समझिए कि जब ये प्लेटें फुली भरी होती हैं तो जब इसको हम डिस्चार्ज करवाते हैं स्टार्ट में बड़ा तेज़ी से फ़्लो होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा चार्जेस का फ़्लो जो है वो स्लो होता जाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे टायर फुल हवा से भरा है, फुल जब भरा होता है आप उसको अंदर से हवा की लीकेज करवाइए तो स्टार्ट में हवा बड़ी तेज़ी से चलेगी, जैसे जैसे टायर खाली होता जाएगा हवा की फ़्लो की स्पीड कम होती जाएगी। इसकी मिसाल ऐसे भी ले सकते हैं, अगर हम बलून जो कि हवा से भरा हुआ है उसकी जो एक साइड है जिधर से हमने इसको बांधा था उसको अगर हम ओपन कर देते हैं तो उसमें से हवा जो है एयर डिस्चार्ज होना शुरू कर देती है, और जैसे जैसे एयर डिस्चार्ज होती है एयर खारिज होती है, शुरू में आप देखें बड़ी स्पीड से एयर उसमें से डिस्चार्ज होगी, और जैसे जैसे बलून खाली होता जाएगा एयर के फ़्लो की स्पीड कम होती जाएगी। तो इधर भी जैसे जैसे टाइम गुजरेगा चार्ज प्लेटों पे कम होता जाएगा, और शुरू में करंट बहुत कम होगा, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा करंट जो है उसकी अमाउंट कम होती जाएगी। इधर हम जो चार्ज है प्लेटों पे स्टोर और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाएं तो ग्राफ नीचे को आएगा, क्योंकि जब हम टाइम 0 लेंगे उस वक्त चार्ज फुली होगा इस पे ऊपर, और ये चार्ज कितना होगा, आंसर है Q0। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो आप देखिए ग्राफ नीचे आ रहा है, यानी चार्ज कम होता जा रहा है। तो इसमें मैंने 3 डिफरेंट कैपेसिटर के ग्राफ बनाए, एक ये 1 के लिए, ये 2 के लिए और ये 3 के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि स्लोप नेगेटिव है। मैंने बताया था जब ग्राफ ऊपर जाए स्लोप पॉजिटिव होती है, जब ग्राफ नीचे आए स्लोप नेगेटिव होती है। तो चार्जिंग में स्लोप पॉजिटिव, डिस्चार्जिंग में स्लोप नेगेटिव। इसमें आप देखेंगे कि जो स्लोप होती है ग्राफ की, ये ग्राफ हो चाहे ये ग्राफ हो, स्लोप बराबर होगी डेल्टा के ओवर डेल्टा टी। इधर भी स्लोप बराबर होगी डेल्टा के ओवर डेल्टा टी। तो कैपेसिटर वाले आर्टिकल में Q ग्राफ की स्लोप करंट बताती है, इस Q ग्राफ की भी स्लोप करंट बताती है। इसकी स्लोप पॉजिटिव है, इसकी स्लोप नेगेटिव है। इसकी स्लोप से आपको मिल जाएगा चार्जिंग करंट, और इसकी स्लोप से मिल जाएगा डिस्चार्जिंग करंट। इसके बाद एक और चीज़ याद रखो कि यहाँ पर आपके पास जिस ग्राफ की स्लोप सबसे ज़्यादा है समझ लो उसका करंट ज़्यादा है, इधर भी जिस ग्राफ की स्लोप ज़्यादा है उसका करंट ज़्यादा है। आप देखें शुरू में स्लोप बहुत ज़्यादा है, फिर स्लोप क्या होती जा रही है, कम, करंट भी कम होता जा रहा है। यहाँ पर भी स्टार्ट में स्लोप बहुत ज़्यादा है, फिर कम, फिर कम, फिर कम। इसमें भी आप देखेंगे स्टार्ट में करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा करंट कम होता जाएगा। तो ग्राफ की स्लोप से आप जिस पॉइंट पर भी स्लोप चेक करेंगे उस पॉइंट पे आपको करंट मिल जाएगा। नेक्स्ट, जितना रैपिडली फॉल होगा या ग्राफ जितना नीचे तेज़ी से आएगा समझ लो उसका टाइम कांस्टेंट उतना कम है, क्योंकि डिस्चार्ज होने का टाइम जिसका कम होगा समझ लो उसका टाइम कांस्टेंट भी कम है। तो जिसका ग्राफ जितना जल्दी से नीचे को आ रहा है समझ लो उसका टाइम कांस्टेंट कम है, और उतनी जल्दी उसका चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है और उसकी डिस्चार्जिंग की स्पीड उतनी ज़्यादा है। तो सबसे जल्दी कौन डिस्चार्ज हो रहा है, ये वाला कैपेसिटर, उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है ये वाला कैपेसिटर, उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है ये वाला कैपेसिटर। ये देखें टाइम लेता जा रहा है और नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। तो याद रख लो, इस ग्राफ को भी आप देख के बता सकते हैं
कि इधर क्या था, इधर था जो ग्राफ जितना तेज़ी से ऊपर जाता है उसका टाइम कांस्टेंट उतना कम है। इधर भी ऐसा ही है, जो ग्राफ जितना तेज़ी से नीचे आता है उसका टाइम कांस्टेंट उतना कम है। तो सबसे कम टाइम कांस्टेंट 3 होगा 3 वाले कैपेसिटर का, उससे ज़्यादा टाइम कांस्टेंट 2 वाले का, उससे ज़्यादा टाइम कांस्टेंट 1 वाले का। सादा सी बात है, जो ग्राफ जितना जल्दी ऊपर जाए टाइम के रिस्पेक्ट में, या जो ग्राफ जितना रैपिडली ऊपर जाए या रैपिडली नीचे आए, क्या बोला मैंने, रैपिडली ऊपर जाए या रैपिडली नीचे आए, वो वाले कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट उतना कम होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया रैपिड फॉल, टाइम कांस्टेंट उतना कम होगा। जितना रैपिडली फॉल करेगा टाइम कांस्टेंट उतना कम होगा। इधर मैंने लिखा जितना ग्राफ राइज, यानी जितना ग्राफ राइज करेगा रैपिडली उतना टाइम कांस्टेंट कम होगा। इधर भी इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर होता है कैपेसिटर को कम्प्लीटली डिस्चार्ज करने के लिए। मैंने लिख दिया यहाँ पर सबसे तेज़ी से ग्राफ नीचे कौन सा आ रहा है, आंसर है 3 वाला। तो 3 वाले का टाइम कांस्टेंट कम है 2 वाले से, 2 वाले का कम है 1 वाले से। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसके बारे में याद रख लो। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है। और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होने के 3 फार्मूलाज हैं जिनसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/2 इंटू क्यू इंटू वी, क्यू जो प्लेटों पे चार्ज है, वी जो प्लेटों का पोटेंशियल डिफरेंस है एट दी एंड लास्ट पे। दूसरा फार्मूला 1/2 CV²। तीसरा फार्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और E² AD। तो ये 3 फार्मूलाज हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। लेकिन यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट MCQ बनाए जाते हैं जिससे हमें गलतफहमी हो सकती है। आपसे पूछा जाता है अगर चार्ज डबल कर दें तो एनर्जी, तो आप गलती करके कहेंगे चार्ज डबल होने से एनर्जी डबल हो जाएगी। आंसर है रॉन्ग। बेटा आपने पढ़ रखा है कि चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज के। कैपेसिटर में आपने ये पढ़ा। तो जब आप चार्ज डबल करेंगे वोल्टेज ऑटोमेटिकली डबल हो जाएंगे, ये भी डबल ये भी डबल, तो एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। चार्ज डबल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज भी डबल हो जाएंगे, तो एनर्जी 4 टाइम्स। फिर एक और सवाल, अगर हम यहाँ पर वोल्टेज डबल कर देते हैं तो एनर्जी पे क्या असर आएगा। तो आंसर है जब वोल्टेज डबल होंगे ऑटोमेटिकली चार्ज भी डबल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो इसकी एनर्जी है वो भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें किसके लिए हैं, अगर आप एक सिंगल कैपेसिटर लेके उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर आप कैपेसिटर चेंज करें तो फिर ये गलत है। अगर आपने एक ही कैपेसिटर लिया, आप उसके अंदर कोई ऐड कुछ ही रिमूव नहीं कर रहे, मतलब उसके अंदर मीडियम वगैरह या कुछ भी कोई चीज़ आप चेंज नहीं कर रहे, उसकी प्लेटों को दूर पास नहीं कर रहे, प्लेटों का साइज़ चेंज नहीं कर रहे, फॉर अ गिवन कैपेसिटर चार्ज डबल करने से एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है, वोल्टेज डबल करने से भी एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कैपेसिटर को डबल करें यानी C को डबल करें एनर्जी 2 टाइम्स बढ़ेगी। यहाँ से वोल्टेज को डबल करें स्केयर है एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ेगी। फिर कैपेसिटर के अंदर एनर्जी डिपेंड करती है मीडियम की नेचर पर और इलेक्ट्रिक फील्ड पर, प्लेटों के एरिया पर और 2 प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस पर। ये तीनों फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। अब हम जब कैपेसिटर में मीडियम ऐड करेंगे तो फिर एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी क्योंकि एप्सिलॉन और आ जाएगा। अगर मीडियम नहीं होगा तो फिर एप्सिलॉन और नहीं होगा, एनर्जी कम स्टोर होगी। तो याद रख लो मीडियम आने से एनर्जी ज़्यादा स्टोर होती है, अगर मीडियम ना हो तो एनर्जी कम स्टोर होती है। फिर हम कैपेसिटेंस के बारे में चंद MCQs देखेंगे किन टेक्निक से सॉल्व हो सकते हैं। कैपेसिटेंस का फार्मूला जैसे कि आपको पता है स्टोर चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। अगर हम एक कैपेसिटर ले लें, गिवन कैपेसिटर, गिवन का मतलब जो हमने लिया उसी को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐड या रिमूव नहीं कर रहे, किसी तरह की कोई चेंज नहीं कर रहे, प्लेटों को चेंज नहीं कर रहे, साइज़ चेंज नहीं कर रहे, डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे। तो याद रख लो अगर आप एक गिवन कैपेसिटर की बात कर रहे हैं जिसमें हम कोई चीज़ भी चेंज नहीं कर रहे, उसका साइज़, उसकी डायमेंशन, उसका एरिया, उसका मीडियम, तो बच्चा चार्ज और वोल्टेज को चेंज करने से C पे कोई असर नहीं आता क्योंकि ये दोनों क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर आप ये डबल करते हैं ये भी डबल हो जाएगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये हाफ़ करते हैं ये भी हाफ़ हो जाएगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसके बाद कैपेसिटेंस का यूनिट कूलम पर वोल्ट होता है जिसको हम फेरेड कहते हैं। इसके बाद कैपेसिटेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। एक और चीज़ याद रखो, कैपेसिटर के अंदर जब हम मीडियम रखेंगे, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया जाता है, रखा जाता है, तो जब भी आप मीडियम रखेंगे तो याद रख लो कैपेसिटर की प्लेटों के अक्रॉस वोल्टेज कम हो जाते हैं, पोटेंशियल कम हो जाता है। लेकिन मीडियम रखने से प्लेटों पर जो चार्ज स्टोर है वो फिक्स रहता है, उस पर कोई असर नहीं आता, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। कैसे बढ़ गई देखिए,
चार्ज मीडियम के आने से चार्ज तो जितना स्टोर है वही रहेगा, ठीक है। आपने बैटरी उतार दी है, ये याद रखिएगा, चार्ज करके बैटरी उतर चुकी है तो जितना चार्ज है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन मीडियम आने से वोल्टेज क्या होते जाते हैं, कम। तो ये चीज़ वही रही, ये कम हो गई, ये कम हो गई, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो याद रख लो मीडियम आने से क्या होता है, मीडियम आने से वोल्टेज के बारे में देखा जाए तो कम हो जाते हैं, मीडियम के आने से चार्ज के बारे में देखा जाए तो फिक्स रहता है, शर्त है कि बैटरी उतर चुकी हो। ये मैं आपको अहम बात बता रहा हूँ। अगर बैटरी नहीं उतरी तो फिर मीडियम रखेंगे, वोल्टेज कम होंगे तो फौरी बैटरी की मदद से मज़ीद चार्ज इसके अंदर आ जाएगा। तो मैं जो बात कर रहा हूँ बैटरी को उतार के बात कर रहा हूँ। और जब चार्ज कम हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। फिर याद रखो अगर वैक्यूम हो तो कैपेसिटेंस का फार्मूला ये है, अगर मीडियम आ जाए तो कैपेसिटेंस का फार्मूला ये है। और कैपेसिटेंस आप देखते हैं मीडियम आने से ये चीज़ ऐड होगी और कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। मिलीकॉन मेथड के बारे में सवालात करते हैं। मिलीकॉन मेथड बेसिकली जो है वो चार्ज फाइंड करता है किसी ऑयल के ड्रॉप पे। बेसिकली मिलीकॉन ने इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, इनडायरेक्टली इसने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फाइंड किया था, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नहीं फाइंड किया। ये काम 1909 में हुआ था। और इसने किस पर चार्ज फाइंड किया था, असल में इसने डायरेक्टली जो चार्ज फाइंड किया था वो इलेक्ट्रॉन पे नहीं फाइंड किया था, वो बल्कि ऑयल ड्रॉप्स यानी ड्रॉप्स के कतरों पर फाइंड किया था और उसकी मदद से इनडायरेक्टली इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया। तो डायरेक्टली इसने चार्ज कैलकुलेट किया था ऑयल के ड्रॉप्स का। फिर जब उसका चार्ज कैलकुलेट किया तो उसने समझा कि ये तो न्यूट्रल चीज़ थी, तो जितना इस ड्रॉप पर चार्ज आया है समझ लो उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर हो सकता है। फिर याद रख लो मिलीकॉन मेथड में हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स को इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स के इक्वल आ जाए। याद रख लो मिलीकॉन मेथड के अंदर जो हमने पोटेंशियल एनर्जी यानी वोल्टेज का सोर्स इस्तेमाल किया है वो डीसी बैटरी या डीसी सोर्स है। याद रख लो मिलीकॉन मेथड में जो हम वहाँ पर चार्ज पार्टिकल ड्रॉपलेट मूव करता है वहाँ पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है और ड्रैग फोर्स दोनों आकर इक्वल हो जाते हैं और फिर चार्ज पार्टिकल टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करता है। इसके बाद याद रख लो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो नेगेटिव में होता है और इसकी मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। इसने चार्ज जो फाइंड किया ड्रॉप्स पर, जो उसने कतरे बनाए थे छोटे छोटे, तो इसको मुख्तलिफ़ कतरों पर मुख्तलिफ चार्ज मिला, किसी पर 1 ही मिला, किसी पर 2 किसी पर 3 4 5 6 यानी अगर किसी ड्रॉप से एक इलेक्ट्रॉन निकला उस पर इतना चार्ज आ गया, किसी से 2 निकले उस पर इतना आ गया, किसी से 3 निकले इतना आ गया, जिससे 4 निकले उससे इतना आ गया, जिससे 5 इलेक्ट्रॉन निकले उससे इतना आ गया। तो इसने कहा कि जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज इतना होता है और ये कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। लेकिन याद रख लो चार्ज हम नेगेटिव में लेते हैं। तो इसने ये जो चार्ज फाइंड किया ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही नहीं है, बेसिकली ये वाला चार्ज है आपके पास ड्रॉप्स का। तो ड्रॉप्स तो न्यूट्रल होता है तो लाजमन ड्रॉप्स पर भी उतना ही चार्ज आता है जितना इलेक्ट्रॉन का है। और ड्रॉप्स पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो यकीनन जो इलेक्ट्रॉन निकल के गया है वो नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल है। अगर ड्रॉप्स पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो न्यूट्रल चीज़ पर पॉजिटिव चार्ज तभी आता है अगर उसमें से नेगेटिव चार्ज निकल गया। तो उसने कहा इस पर अगर पॉजिटिव आया तो लाजमन जो चीज़ निकल के गई है इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव आया होगा। और अगर एक निकला उससे इलेक्ट्रॉन तो इतना चार्ज, 2 निकला तो इतने, 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो इतना चार्ज। तो इस तरह मिलीकॉन ने ऑयल के ड्रॉप्स पर चार्ज फाइंड किया। ये हमने 3 आर्टिकल कवर किए, इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर आर्टिकल्स को देखेंगे। तो बेटा ये थी टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई कि MCQs अगर पेपर में आ जाता है तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होंगे। तो आई होप जिस तरह का मर्ज़ी MCQs आ जाए आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू बेटा, आपने ये लेक्चर वॉच किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।